हेलो, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। हम जेईई एडवांस के पेपर में सवाल नंबर 11 से लेके 14 वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें सवाल नंबर 11 से अपन स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आपके सरफेस टेंशन और थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स करके बनाया गया है। एक बबल है जिसका सरफेस टेंशन आपको एस दिया हुआ है, आइडियल गैस है उसके अंदर भरी हुई है, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स मतलब CP/CV का रेशियो आपको गामा 5/3 दिया हुआ है। बबल इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एंड इट्स ऑलवेज रिटेन इट्स स्फेरिकल शेप, मतलब वो स्फेयर रहता है हमेशा, मतलब वॉल्यूम 4/3 पाई r³ अपन हमेशा लिख सकते हैं। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA1 द रेडियस ऑफ द बबल इज फाउंड टू बी R1 एंड द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोज्ड गैस इज T1। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA2 रेडियस ऑफ द बबल एंड द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोज्ड गैस R2 एंड T2 आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट कौन सा। If the radius of bubble is perfect, if the surface of bubble is perfect heat insulator, then R1/R2 का रेशियो ये होगा। और आगे वाले ऑप्शंस हैं हमारे पास परफेक्टली। यहाँ पे परफेक्ट हीट इंसुलेटर का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक, यहाँ अगर आप देखें तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, इफ द सरफेस ऑफ अ बबल इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेटर, मतलब वही डेल्टा Q = 0 वाली ही बात हो रही है। देन द टोटल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टोटल इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी डेल्टा U के बारे में बात करनी है। और इफ द सरफेस ऑफ बबल इज ए परफेक्ट हीट कंडक्टर and change in atmospheric temperature is negligible, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वहां पे चेंज नहीं हो रहा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करनी है। तब आपको R1 और R2 के बारे में ये रिलेशनशिप दी हुई है कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, मतलब डेल्टा Q = 0 वाला केस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तब यहाँ पे T2 और T1 का रेशियो दिया हुआ है। तो अपने को ये पता करना था कि इस सवाल में क्या क्या सही है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे C और D ऑप्शन सही है और A और B जो है वो गलत लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या सवाल में दिया हुआ है। पहले एक बार सवाल में जो दिया गया है उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। गामा आपको 5/3 दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है कि PA1 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रेडियस ऑफ बबल R1 है, सब जब टेम्परेचर T1 है ना। तो आउटर जो ये बबल अगर अपन देख लें तो बबल के केस में दो सरफेस होती है ना, और इसका सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट आपको S दिया हुआ है, सरफेस टेंशन S दी हुई है। और आपको ये बोला गया है कि भाई साहब बाहर का प्रेशर PA1 है, तब इसका रेडियस जो है वो R1 है और टेम्परेचर कितना है T1 है। सिमिलरली आपसे ये बोला गया कि भाई साहब जब बाहर का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक 2 हो जाता है तो इसका रेडियस R2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 हो जाता है। और गामा सवाल में आपको दिया हुआ था 5/3, ये जो CP/CV का रेशियो है वो सवाल में आपको गामा जो है ये 5/3 दिया हुआ था। अब अगर अपन पहले 2-3 ऑप्शन की बात करें तो वहां पे वो डेल्टा Q = 0 वाली बात कर रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो अपन PV की पावर गामा = कांस्टेंट लगा पाएंगे। लास्ट वाले ऑप्शंस की बात करें तो वो आइसोथर्मल की बात कर रहा है, तो P1 V1 = P2 V2, बस इतनी सी बात थी। बाकी तो अब ये जो प्रेशर है ना, ये कहाँ का प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अंदर जो गैस भरी हुई है, जो आइडियल गैस है, उसका प्रेशर तो इसके ये प्लस एक्सेस प्रेशर होगा ना। और इसमें दो सरफेस होती है तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा P जो है वो आपका कितना आता है, वो आता है आपका 4T/R। अगर यहाँ पे दो सरफेस है हमारे लिए तो 4T मतलब वही आपका कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन जो कि यहाँ पे R दिया, मतलब किसी भी टाइम पे आपका जो डेल्टा P है यानी बाहर और अंदर वाले का प्रेशर का डिफरेंस जो है वो 4S/R आ जाएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें, जैसे dQ = 0 की बात करें, अपन dQ = 0 की बात करें तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा और अपन आराम से ये बोल पाएंगे कि भाई PV की पावर गामा = क्या है, PV की पावर गामा = कांस्टेंट आएगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, मैंने कहा P1 V1 की पावर गामा मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अब P1 क्या है, गैस का प्रेशर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले जो गैस का प्रेशर यानी यहां अंदर वाला होगा वो क्या होगा, मैंने कहा बाहर का प्रेशर है
PA1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक्स्ट्रा प्रेशर अंदर वाला और बाहर वाले का डिफरेंस क्या होता है, वही तो एक्सेस प्रेशर होता है और अंदर वाला ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, ये सब तो सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो जो टोटल प्रेशर होगा गैस का अंदर वाली का वो कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो एक्सेस प्रेशर है वो आपका 4s/r1 है ना। स्टार्टिंग में रेडियस कितना था, r1 था, तो अपन ने r1 को यहाँ पे डाल दिया है, ये प्रेशर आ गया है। और वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वो स्फेरिकल है हमेशा, तो अपन क्या लिख पाएंगे 4/3πr1 क्यूब, है ना, ये लिख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि। और सिमिलरली अगर अपन P2 की बात करें, तो P2 हमारे लिए PA2 प्लस 4s/r2 आ जाएगा। और हमारे लिए जो वॉल्यूम है यानी कि बाद वाली जब रेडियस r2 हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 4/3πr2 का क्यूब हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर अपन एक बार दोबारा ऑप्शंस देखते हैं अपने को निकालना क्या था, क्योंकि वहां से एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि क्या अपने को करना चाहिए। जैसे एक r1/r2 की पावर 5 दिया हुआ है, r1/r2 की पावर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ऑप्शन में r1/r2 की पावर 5 अपने को निकालना है। आइए आ जाते हैं अपन वापस r1/r2 की, और ये r1/r2 की पावर 5 कब निकालना है, जब इफ द सरफेस ऑफ बबल इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेटर, मतलब dq = 0, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। इस वाले केस में r1/r2 की पावर 5 अपने को निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिए, अपन यहाँ पहुंच गए हैं, अब तो निकाल ही लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो r1 यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने पीवी की पावर, गामा भी लिखना था तो गामा यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सिर्फ वॉल्यूम लिखी है। गामा अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो गामा आपको कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 5/3 आ जाएगा और यहाँ पे 5/3 आ जाएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो 4/3 पाई यहाँ पे भी आ रहा है, 4/3 पाई यहाँ पे भी आ रहा है, वो तो कट जाएगा। यहाँ से r1 की पावर 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि r1 की पावर 5 यहां से अपने पास आ जाएगी, और डिवाइडेड बाई अगर इसको नीचे लेके जाएं तो r2 की पावर 5 हो जाएगी। और ये कार्यक्रम किसके बराबर होना चाहिए, मैंने कहा ये डिवाइडेड बाई ये, यानी कि प्रेशर ऑफ A2 प्लस 4s/r2 डिवाइडेड बाई PA1 डिवाइडेड बाई 4s/r1। कहां से पता लगा लाला, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, और इसको इसके नीचे ले आए तो 4/3 से कट जाएगा, 3 से 3 कट गई तो r1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई r2 की पावर 5 की वैल्यू PA2 प्लस 4s/r2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4s/r1 आ जाता। अब अपन देखते हैं वापस अपने ऑप्शन पे जाके कि क्या ये ऑप्शन था, तो यहां अगर आप पाएंगे ऑप्शन ए में पाएंगे तो बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, बस एक ही गलती है यहाँ पे कि 2s लिखा हुआ है, लेकिन ये बबल है, यहाँ पे अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, दो सरफेस होगी, तो ये 2s/r2 वाली बात यहाँ पे गलत हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक नहीं है। चलिए भाई साहब, ऑप्शन ए का तो काम हो गया, ये गलत हो गया है, अपने को सही निकालना है। चलिए, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टोटल इंटरनल एनर्जी की बात हो रही। बोल रहा है कि डेल्टा क्यू तो आपका 0 है ही सही, है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये तो 0 है ही कि परफेक्टली इंसुलेटर है, तो मतलब कोई हीट का आदान प्रदान हो नहीं रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो डेल्टा यू है ये चेंज नहीं होगा, ये बात गलत है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है तो वर्क डन हो रहा है ना, और वर्क डन हो रहा है इसका मतलब डेल्टा यू चेंज हुआ होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू तो 0 है। तो ये बोल रहा है कि कोई चेंज यहाँ पे, देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात गलत है यहाँ पे। ठीक भाई साहब, if the surface of bubble is a perfect heat conductor and the change in atmospheric, अच्छा ये यहाँ वाले यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेग्लिजिबल, मतलब ये आपको आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करने का बोल रहा है। लेकिन उससे पहले एक डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन T2/T1 का ये है, मतलब परफेक्ट हीट इंसुलेटर है तो प्रोसेस कैसा हो गया, एडियाबैटिक हो गया। तब आपको T2 और T1 का रेशियो यहाँ पे निकालने का बोला गया है, तो चलो अपन एडियाबैटिक वाला ही तो काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, हम जानते हैं कि भाई साहब पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पीवी की पावर
गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका क्या हो गया है, ये होता है मतलब इक्वेशन एडियाबेटिक के केस में। अब हमारे पास वॉल्यूम है नहीं, मतलब टाइम मतलब टेम्परेचर वाला निकालना है, तो टेम्परेचर को अपन रिप्लेस कर सकते हैं ना पीवी की पावर गामा सॉरी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो हमेशा वैलिड होगी, तो अपन चाहेंगे तो वी को क्या लिख देंगे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो पी की पावर पी और यहाँ से पी की पावर गामा आएगी जैसे ही पुट करोगे, तो पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा, है ना। जैसे ही आप v को t बाई पी डालोगे तो हो जाएगा t की पावर गामा डिवाइडेड बाई p की पावर गामा, p की पावर 1 माइनस गामा आ जाएगा नेट, और t की पावर गामा और बाकी वाला रायता अपना क्या होगा, सारा कांस्टेंट होगा। तो अपन क्या करते हैं कि भाई साहब ये भी तो एक इक्वेशन हो सकती है, p की पावर 1 माइनस गामा इंटू p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अपन एक नया बोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला यूज करते हैं, p की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हम दो बार यूज करेंगे। अगर अपन ध्यान से देखें तो पहला वाला प्रेशर हमारे लिए कितना है लाला, बाहर का प्रेशर था PA1 और प्लस आपका आ जाएगा 4s बाई R1 की पावर 1 माइनस गामा, यानी कि 1 माइनस 5/3 गामा अपने को सवाल में कितना दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो 5/3 अपने को सवाल में दिया हुआ है। ठीक 1 माइनस, और यहाँ से मतलब सवाल में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन ठीक ठाक करनी थी तो बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ सकते थे। बस हाँ मल्टीपल का सवाल है तो आपको मतलब जो है कैलकुलेशन तो थोड़ी सी ज्यादा करनी होती है। अब टी की पावर हमारे लिए गामा आ जाएगी, यानी कि 5/3 आ गया है, बहुत बढ़िया। और दूसरा वाला जो प्रेशर है बाद में गैस का कितना हो जाएगा, PA2 डिवाइडेड बाई 4s बाई R2 और इसकी पावर 1 माइनस 5/3 और ये वैल्यू आ जाएगी T2 की पावर 5/3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी में T2 बाई T1 की पावर 5/2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो वापस आ जाते हैं, निकालना क्या है, T2 बाई T1 की पावर 5/2, T2 बाई T1 की पावर 5/2 किसके बराबर है, ये हमें निकालना है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 माइनस ये वाली वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस 5/3, यानी ये वैल्यू आपके लिए PA1 प्लस 4s बाई R12 की पावर कितना आ जाएगा, -2/3 ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T1 की पावर 5/3, सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, PA2 प्लस 4s डिवाइडेड बाई R2 की पावर -2/3, T2 की पावर 5/3, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें जो ऑप्शन में निकालना है, हमें ऑप्शन में निकालना है T2 बाई T1 की पावर 5/2, T2 बाई T1 की पावर 5/2 यहाँ से अपने को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, T2 बाई T1 अगर अपने को निकालना होगा यहाँ से तो T2 बाई T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर अपन देखें तो T2 डिवाइडेड बाई T1, T2 डिवाइडेड बाई T1 की पावर कितनी है, 5/3 है हमारे लिए ना, यहाँ से T2 है, यहाँ से T1 को अपन ले आए, और ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको नीचे ले जाओगे, नेगेटिव पावर है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये है क्या, यहाँ पे माइनस है ना नीचे, तो ऊपर जाके हो जाएगा PA2 प्लस 4s बाई R2 की पावर 4s बाई R2 की पावर कितना हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई हमारे लिए क्या हो जाएगा, वहां से वो जो वैल्यू है वो है PA1 प्लस 4s बाई R1 की पावर कितना लिखा हुआ है, -2/3 का मतलब हो गया नीचे जाके वो 2/3 आ जाएगा। ठीक भाई साहब, अब हमको लगता है कि दोनों साइड क्यूब ले लेंगे तो 3 उड़ जाएगा, है ना। ऑप्शंस देखते हैं अपन, अपने पास जो ऑप्शन है वो कैसा है, यहाँ पे वो आपको दे रहा है कि T2 बाई T1 की पावर 5/2 जो है वो यहाँ आपके लिए PA2 डिवाइडेड बाई 4s बाई R2 प्लस 4s बाई R1 यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं अपना ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
यहां अगर अपन ध्यान से देखेंगे पावर अपन 3 कर देंगे, और पावर 3 कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला 3 3 3 हर जगह उड़ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लीजिए, यानी 1/2 की पावर लगा दीजिए। तो अब बड़ा आसान है, अब मैं 2 स्टेप और लिखने वाला नहीं हूं, सीधा मैं यहां से क्या ऐसा लिख सकता हूं कि भाई T2 डिवाइडेड बाई T1 की पावर 5/2 है ना, 5/2 मतलब पहले क्यूब कर देंगे, 3 3 सब साइड से उड़ गया, तो फिर रूट ले लीजिए 1/2। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए कितना आ जाएगा, PA2 डिवाइडेड बाई 4S डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई PA1, ये वाला PA1 था हमारा, प्लस 4S डिवाइडेड बाई R1। देखते हैं क्या ऑप्शन 4 इस तरह का कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे पास। तो यहां अगर अपन देखेंगे तो हमारे लिए जो ऑप्शन 4 है वहां पे T2 बाई T1 की पावर 5/2 PA2 डिवाइडेड बाई 4S डिवाइडेड बाई R2 PA1 प्लस 4S बाई R1। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है डी वाला भी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यही आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज नहीं थी, उससे ज्यादा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी थी। 2 तरह के प्रोसेस यहाँ पे हो रहे थे, एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एक एडियाबैटिक प्रोसेस। सो फाइनल यहाँ पे जो 11th का आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं, 2 गलत हो गए हैं। कौन कौन सा, पहला गलत हो गया हमारा, और सेकंड ऑप्शन की बात करें अपन तो सेकंड भी गलत हो गया है। और इफ द सरफेस ऑफ अ बबल इज परफेक्टली, ये वाली जो चीज है अपनी सी वाली, ये अपन ने सही प्रूव कर दी है, R1/R। अच्छा हाँ, एक चीज और, अभी तो डी वाला प्रूव हुआ है, यहाँ पे सी ऑप्शन भी तो नहीं निकालना है। सी ऑप्शन में क्या करना है कि प्रोसेस को क्या मानना है, आइसोथर्मल मानना है। आइसोथर्मल मानेंगे तो क्या होगा हमारे लिए, जरा ध्यान से देखें, काफी लंबा यहाँ पे कैलकुलेशन का कार्यक्रम है। देखिए जरा, मान लो कि आइसोथर्मल मान ले, तो सी वाला ऑप्शन चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आइसोथर्मल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास पहले P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2, बड़ा ही सस्ता तरीके से आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर अपने को आराम से मिल जाएगा। इनिशियली प्रेशर की कितना होगा हमारा, वो होगा P1 जो है PA1 प्लस 4T/R1, ये प्रेशर था। और वॉल्यूम कितनी थी लाला, वॉल्यूम थी 4/3 पाई R1 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू P, यहाँ पे आपका PA2 प्लस T नहीं है सवाल में, आपको S दिया हुआ है, प्लस 4S डिवाइडेड बाई R2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो अब आप ऑप्शन सी को देखिएगा, मल्टीपल वाले में बड़े ही मतलब जो है सारे ऑप्शन चेक करने में थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। तो ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, ऑप्शन सी में हमसे पूछा है R1/R2 का क्यूब क्या होगा, R1/R2 का क्यूब क्या होगा। तो ये बड़ा सस्ता है, सही वहां से ही आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसमें देख लीजिएगा आप, R1/R2 मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कट गई ना, R1/R2 का क्यूब जो है ये वैल्यू कितनी आ रही है, PA2 प्लस 4S, ये वाला R2 है, 4S/R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4S/R1, है ना। इस तरह से सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, PA2 प्लस 4S/R2 PA1 प्लस 4S/R1, ये वाला भी आपको ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी और डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अगर आपने ये दोनों टिक किए होते तो ये सवाल आपका पूरी तरह से सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। डिस्क ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, आपको सिग्मा यहाँ पे दी गई है, XY प्लेन में वो रखा हुआ है और जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। कूलम्स पोटेंशियल अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब ये डिस्क का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अलोंग द एक्सिस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, वैसे आपको याद भी रहता है। पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज Q और मास से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस सवाल में ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है, तो ये मान के चल रहे हैं, ऑप्शन से भी ये लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी है। हालांकि ये सवाल भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला ही था। Q इज प्लेस्ड इनिशियली रेस्ट पे है, कहाँ पे रखा हुआ है, जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, फोटो बना के बताता हूँ आपको कहाँ रखा हुआ है, और जेड मतलब ऊपर की तरफ यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे डिस्क रखी हुई है, ठीक, और इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। क्यों, और ये नीचे की तरफ आ रहेगा क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है -c के कैप की डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा
और वो फोर्स जो है वो कौन लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही होगी डिस्क। और आपको ये कंडीशन दी हुई और एक आपको चीज दी हुई है यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी के कैप है, सी ग्रेटर देन 0 है, और एक टर्म्स दे हैव डिफाइंड बीटा एज ए 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब अपने को देखना है, तो आइए पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये भी आपने बहुत बार कराई होगा, मतलब इस तरह के सवाल पहले भी पूछे गए हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। यहाँ पे आपको जो रिंग दी गई है उसका रेडियस अगर आप देखें तो ये आपको सिग्मा दिया हुआ है और रेडियस r दिया हुआ है, ये XY प्लेन में इसका रेडियस r है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये आपकी z एक्सिस है ना, और यहाँ से मान लीजिए कि भाई z इज इक्वल टू Z0 पे हमारा चार्ज पार्टिकल q रखा हुआ है और सवाल में बोला गया है कि q कैसा है, पॉजिटिव है, और इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ये फोर्स mg की तरह ही आप समझ सकते हैं कि माइनस सी के कैप आपको दिया गया है यानी इस डायरेक्शन में, और वो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक भाई साहब, अब आपसे जो ऑप्शंस यहाँ पूछे गए हैं कि वो इस वाले पॉइंट यानी कि ओरिजिन की एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और ये जेड एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस के ऊपर है, ये यहां से यहां आएगा, क्या क्या इसको क्रॉस कर पाएगा, उस तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सारे ही ऑप्शंस में अगर मैं एक बार आपको ऑप्शंस दोबारा दे दिखाऊं तो आप पाएंगे कि बीटा की वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं और जेड की वैल्यू Z0 जो है ना इनिशियल वाली, वो अलग अलग रख रहे हैं। वो आपसे बोला गया कि पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा, पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा, पार्टिकल रिटर्न बैक टू यहाँ पे, और अगर ये कंडीशन हुई तो ऑलवेज रीच द ओरिजिन। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि पार्टिकल को ओरिजिन पे लाने का काम कौन कर रहा है, इधर की तरफ कौन बुला रहा है उसे, Q इंटू सी, मतलब जो उसपे एक सॉरी Q इंटू सी नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो बेसिकली सी एक कांस्टेंट फोर्स वहां पे लग रहा है डाउनवर्ड। और ऊपर की तरफ अगर अपन ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको आने से रोक रहा है। तो यहाँ पे ये यहाँ से जब ओरिजिन पे आएगा, मान लो कि वो ओरिजिन पे आ गया है यहाँ पे Q, तो किस किसने वर्क डन किया होगा, यहाँ पे वर्क डन किया होगा हमारे एक्सटर्नल फोर्स F ने, और वर्क डन किया होगा इस डिस्क ने, मतलब डिस्क के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा होगा इस Q के ऊपर उनका, और दैट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको रिलीज किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, और के फाइनल को अपन कुछ भी के फाइनल बोल रहे हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई जो F फोर्स लगाया गया है, कांस्टेंट फोर्स लगाया गया है, इन दोनों का वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये यहां पहुंचा है तो इसके पास मतलब जस्ट यहां पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 से कुछ ज्यादा हुई, मतलब इनिशियली तो 0 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो 0 होगी तो जस्ट पहुंच जाएगा, और ग्रेटर देन 0 होगी तो वो आगे क्रॉस करके नीचे भी जा सकता है। अब कुछ नहीं, आगे तो बहुत ही आसान है। अब अपन ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ डेल्टा U हो जाएगा, यानी कि Q इंटू वो आपका Q इंटू डेल्टा V भी अपन लिख सकते हैं, अपन चाहें तो इसको डेल्टा U को क्या लिख सकते, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो माइनस लगा हुआ तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल भी लिख सकते हैं, यानी कि Q इंटू V इनिशियल पोटेंशियल माइनस V फाइनल। कौन से वाले पॉइंट में, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फाइनल है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, इंटू Q कर देंगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, और वर्क डन बाय कांस्टेंट जो फोर्स F है वो तो निकालना बड़ा ही आसान है। आपने Z इज इक्वल टू Z0 से उसको रिलीज करा है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो पोटेंशियल का जो है अपने को याद भी होता है, Z एक्सिस पे पोटेंशियल कैसे रहेगा, एक्सिस पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दिया भी हुआ है सवाल को कि पोटेंशियल Z के साथ कैसे वेरी कर रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस R, इस तरह से वेरी करता है पोटेंशियल डिस्क की एक्सिस पे, डिस्क का सिग्मा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे लिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी Q इंटू V इनिशियल, यानी कि V इनिशियल में डालूंगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया यहाँ पे, और इनिशियली Z की वैल्यू की कितनी है, Z0 है, तो ये वैल्यू मेरे लिए कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस Z0 का स्क्वायर माइनस R, है ना। ये वैल्यू कब की है, स्टार्टिंग में, यानी कौन से पॉइंट पे, Z इज इक्वल टू
जेड नॉट पे। फाइनल पॉइंट मेरा कहाँ है, ओरिजिन पे है, वहां पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया, इनटू क्यू कर दिया, ये मैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहा हूं। माइनस अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे जेड को अगर आप 0 डाल देंगे, अगर आप जेड को 0 डाल देंगे तो आपके लिए ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने थोड़ा ठीक नहीं लिखा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड होता है, माइनस जेड, ये वाला जो है वैल्यू यहाँ पे अपन ने ठीक नहीं लिखी थी, ये वाली वैल्यू अपने लिए कितनी आ जाएगी, जेड नॉट आ जाएगी। अब अपन आप क्या करिए कि जेड की वैल्यू इसमें 0 डाल दीजिए, जेड की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा भाई साहब, और ये वैल्यू आपके लिए आर आ जाएगी, यानी कि ये आपका Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल हो गया है। अब ये वाली वैल्यू हमारे लिए, ये वाला वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, प्लस हमारे लिए क्या आना चाहिए, वर्क डन बाय कैपिटल एफ है। अब वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, सी लग रहा है मैग्नीट्यूड उसका, और डाउनवर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये वाला कोऑर्डिनेट जेड नॉट है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, जेड नॉट होगा, तो सी इंटू जेड नॉट, दैट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान से देखें तो सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, क्या दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो एक बीटा एक टर्म डिफाइन की गई, सी ग्रेटर देन 0 ये बोला हुआ, प्लस आपसे बोला है कि 2c एप्सिलॉन नॉट बाई 2c एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा क्यू, 2c एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू सिग्मा, इस वाली वैल्यू को उन्होंने बीटा बोला है, इस वाली वैल्यू को उन्होंने क्या बोला है, बीटा बोला है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए एक टर्म यहां पे बन रही है Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q इंटू सिग्मा की वैल्यू आपके लिए कितनी हो रही है, ये आपकी बीटा बाई सी हो जाएगी, है कि नहीं है, तो इसका उल्टा ही तो यहां लिखा हुआ है, तो ये वाली हो गई आपकी वैल्यू सी बाई बीटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस जेड नॉट माइनस आर, है ना, प्लस सी जेड नॉट दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से सी निपट जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है, इसको उड़ा सकते हैं अपन। और अगर अपन ध्यान से देखें तो इस वाली चीज को कैसे लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर का रूट, और यहां से जो ये बीटा वाली टर्म है माइनस ऑफ जेड नॉट माइनस ऑफ आर, और बीटा नॉट वाली टर्म यहां पे आ जाएगी तो बीटा जेड नॉट हो जाएगा, और बीटा तो नीचे है तो उसको तो कोई रोल नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वलिटी तो यही रहेगी। अब आप ध्यान से देखें तो ये वाली चीज हमारे लिए क्या हो गई है, आर स्क्वायर जेड नॉट का स्क्वायर, और जेड नॉट यहां से कॉमन अगर अपन ले लें तो हमारे लिए कितना आ जाएगा, यहाँ जेड नॉट कॉमन आ जाएगा तो बीटा माइनस 1 यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक टर्म आ रही है माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपने ये बना ली होती एग्जाम में तो अब आपको ऑप्शन ही चेक करने हैं, क्या चीज बन गई है हमारे लिए कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर, तो इसको अपन लिख लेते हैं दोबारा से अगले वाले पेज में, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बीटा माइनस 1 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपन ने यहाँ से लिखी है, जेड नॉट इंटू बीटा माइनस 1 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें तो ये वाली कंडीशन जो है अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा या फिर आगे निकल जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो जस्ट इक्वल टू 0 हुआ तो वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस के अंदर वो आपको फंक्शन दिया, ये फंक्शन किसका है, जेड नॉट और बीटा का फंक्शन है, तो अगर आप जेड नॉट और बीटा का अलग अलग जेड नॉट और बीटा की वैल्यू आप डालिएगा, जैसा कि ऑप्शन 1 देखिए आप यहां पे ऑप्शन 1 देखेंगे, ऑप्शन 1 में उन्होंने क्या बोला है कि बीटा की वैल्यू 1/4 है और जेड नॉट की वैल्यू 25/7 आर है, यानी कि बीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे लिए है 1/4 और यहां से बीटा की वैल्यू 1/4 और जेड नॉट की वैल्यू 25/7 है, तो 25/7 आर और बीटा की वैल्यू 1/4। अब क्या करेंगे अपन, यहां पे जहां जेड नॉट लिखा हुआ है उसकी जगह ये वाली वैल्यू डालेंगे
और जहां बीटा लिखा हुआ है वहां पे 1/4 डालेंगे। और अगर अपन सोल्व करते हैं यानी कि यहाँ पे डाल के अगर अपन देखें तो ये वाली वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, r का स्क्वायर 25r/7 का स्क्वायर और हमारे लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे Z0 लिखा हुआ है, Z0 आपका 25 r/7 लिखा हुआ है और बीटा की वैल्यू 1/4 - 1 और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब बीटा -1 हो गया -r, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे, चेक करेंगे तो एक ऑप्शन बी होगा जो गलत है, बाकी मतलब जो है ऑप्शन सी और डी यहाँ पे करेक्ट हमारे लिए आ जाएगा। यानी आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आप डालेंगे तो पार्टिकल रीचेस दी ओरिजिन वाली कंडीशन यानी जस्ट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो ये बात सही लिखी हुई है। सेकंड ऑप्शन में आपका दिया हुआ कि बीटा वही रखिएगा, जेड की वैल्यू ये डाल दीजिए, तो पार्टिकल रीचेस ये वाली बात हो नहीं रही है, वो वहां पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, वो वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन सी के लिए देखें अपन तो बीटा की वैल्यू ये है और z की वैल्यू Z0 की वैल्यू r/√3 है, तो पार्टिकल रिटर्न बैक टू z इज इक्वल टू Z0, ये वाली वैल्यू भी ठीक हो जाएगी क्योंकि वो वापस वहां पे चला, ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेशन से ठीक आ रही है हमारे लिए। और बीटा ग्रेटर देन 1 और z ग्रेटर पार्टिकल ऑलवेज रीचेस दी ओरिजिन, ये वाली कंडीशन भी आप चेक करेंगे डेटा डाल के तो बड़ी आसानी से पाएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या था इस सवाल में, ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो अगर आपने बना ली तो बाकी तो ऑप्शन डाल के ही यहाँ पे अपने को सॉल्व करना था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये गलत हो जाता है, सी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें आ जाते हैं। जैसा कि मल्टीपल का सवाल था, कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ी ज्यादा है, मतलब इस तरह के सवाल अगर लास्ट में करें तो बेटर है, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और अगर मान लो इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो काफी लंबा टाइम आपका वेस्ट हो सकता था। ठीक भाई साहब, आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 13 पे। ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप सही से करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये सवाल मैं नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का ये सवाल है। डबल स्लिट का सेटअप दिया हुआ है, ऊपर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको μ1 दिया हुआ है, नीचे वाले का N1 और N2 दिया गया है, सॉरी, और आपसे ये बोला है कि ऊपर से ऐसे रेज आ रही है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी d है और यहाँ पे थोड़ा काफी ज्यादा डिस्टेंस पे एक डिटेक्टर लगाया गया है। कुल मिला के YDSC का ही सेटअप है, थोड़ा सा उसको टफ किया गया है कि ऊपर का मीडियम अलग रखा गया है और नीचे का मीडियम अलग रखा गया है। और यहाँ पे जो थीटा एंगल है इसके बारे में आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे लिखा होगा आपका थीटा larger distance from the slits at an angle theta from the line joining them so that the theta is equal to the angle of refraction of the beam। मतलब जहां से ये बीम इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी ना, तो यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना, मान लो कि ये ऊपर से अल्फा एंगल पे आ रही थी, ये वाला एंगल जो थीटा है ना, ये थीटा और ये थीटा सेम है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान रखोगे तब जाके अपन इसको निकाल पाएंगे। इसके ऑप्शंस अगर आप देखें तो ऑप्शन बेसिकली वो पाथ लेंथ, मतलब दोनों के पाथ का डिफरेंस निकालना चाह रहा है। पाथ का डिफरेंस अगर आप निकाल लोगे तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स करेंगे तो फेज का डिफरेंस मिल जाएगा। यानी अल्टीमेटली हमारा इस सवाल में पाथ का डिफरेंस निकालना ही एक मकसद है, उसके बाद में फेज डिफरेंस बड़ी आसानी से अपने को मिल जाएगा। तो आइए पहले पाथ डिफरेंस निकालते हैं, फेज डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो निकाल लिया तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको ये फोटो थोड़ा अच्छे से देख लेना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले अपन इसको बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक स्लिट है, ठीक, कैलकुलेशन इसमें भी काफ़ी लंबी सारी रहेगी यहाँ पे, और ये आपको डी दिया गया है और यहाँ पे जो मीडियम है ऊपर का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दिया गया है, नीचे वाले का N2 दिया गया है और रेज जो हैं वो ऐसे आ रही है। मान लीजिए मैं दो रे ले लेता हूँ, ये वाली दो रे पैरेलल मैंने ले ली है और मान लीजिए कि ये वाली ऐसे कुछ एंगल अल्फा पे आ रही है ना, ये नॉर्मल बना दी। तो क्या होगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक रे यहाँ की तरफ आएगी और ये एंगल जो ऑफ रिफ्रैक्शन जो सवाल में है वो आपको थीटा दिया हुआ है। यानी इस मीडियम और इस मीडियम के बीच में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप बड़ी आसानी से बोल पाएंगे क्या चीज़, N1 साइन अल्फा, N1 साइन अल्फा इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, N2 साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रेज जो है यहाँ एक दूर डिटेक्टर रखा हुआ है
और वो वाला डिटेक्टर को अगर अपन कनेक्ट कर दें यहाँ से एक लाइन से, तो सवाल में आपको यहाँ ध्यान रखना, आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं है, ये वर्टिकल से एंगल है, ये वाला थीटा दिया है। आप एक बार पुनः फोटो देख लें, अगर आप यहाँ पे देखिएगा इस सवाल के अंदर जो फोटो दिया गया, ये वाला एंगल जो है ना वो आपको वर्टिकल से दिया गया है। चलिए भाई साहब, अब अपन सवाल के मुद्दे पे आ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पाथ का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, और तो ये कंफर्म है कि यहाँ से पीछे की तरफ कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, दोनों रेज पैरेलल आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता करनी है, तो अपन बड़ी आसानी से यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल पाएंगे। ये डी है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये रे और ये रे पैरेलल है। ये डी है तो ये हाइपोटेनियस हमारे लिए कितनी हो जाएगी, ये हमारे लिए डी सेक थीटा हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे इस लेंथ में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेंथ है मेरे लिए डी सेक थीटा। मैं मान लेता हूं कि मुझे अगर ये मिल जाए, क्या मिल जाए, ये वाली लेंथ अगर मुझे निकालनी, हालांकि ये डी सेक थी, तो यहाँ से मैं देखूंगा, मान लो कि ये वाली लेंथ मेरे लिए x है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरे लिए, x बाई डी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये वाली लेंथ मेरे लिए कितनी हो गई है, ये वाली लेंथ x, ये वाली लेंथ x मान लीजिए, x बाई डी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से बोल पाएंगे कि ये वाली जो सामने वाली लेंथ है, जैसे ये डी सेक थीटा बोला, ये वाली क्या बोल दोगे, डी टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, सामने ये वाली डी टेन थीटा हो गई। अब ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा होगा तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ होगी डी टेन थीटा साइन अल्फा, डी टेन थीटा साइन अल्फा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डी टेन थीटा साइन अल्फा, जो ये वैल्यू है, अपन अगर साइन अल्फा को हटाना भी चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा डी टेन थीटा, और साइन अल्फा की वैल्यू यहां से हमारे लिए कितनी आ जाएगी, अगर आप यहां से देखें तो n1 साइन अल्फा इज इक्वल टू n2 साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी n2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई n1, है ना। ये इतना चल रहा है कौन से मीडियम में, n1 में, और ये चल रहा है डी सेक थीटा। मान लीजिए कि ये वाली लेंथ जो है वो मेरी d1, कुछ भी ऐसा नाम दे देता हूं, इसका नाम d2 बोल देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो d1 और d2 के बीच का जो डिफरेंस है वो d1 ज्यादा चल रहा है, और d1 माइनस d2 की वैल्यू तो अपन जानते हैं ना कि d साइन थीटा होती है, पर d साइन थीटा में साइन थीटा यहां से नहीं होता है, साइन थीटा हॉरिजॉन्टल से होता है। ये बात अगर आपने जल्दीबाजी में उसको डी साइन थीटा लिखा होगा तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो थीटा कितना होगा हमारे लिए, उसके लिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि डी साइन 90 माइनस थीटा अपना क्या बन जाएगा, डी कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये लेंथ आपकी n2 वाले में, ये लेंथ कौन से वाले में, n2 वाले में, ये लेंथ कौन से वाले में, n2 वाले में, ये लेंथ कौन से वाले में है, ये n1 वाले में है। तो n1 वाले में अगर इतना चले, अगर आप t चले कौन से वाले में, n1 वाले में, मान लो μ1 चले, μ1 वाले में या n1 वाले में अगर आप t चले तो n1 t डिवाइडेड बाई n2 चलना n2 वाले में चलने के बराबर होता है। n1 t डिवाइडेड बाई n2 जो है, अगर आप n2 वाले में चलते तो भी फेज डिफरेंस सेम ही आता। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो मैं इसी चीज को, यानी यही वाली लेंथ को मैं कौन से वाले n1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो यही वाली चीज अगर n2 के हिसाब से देखोगे तो n1 d टेन थीटा n2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई n1, तो ये थी सही है ना, ये तो थी सही, n1 t डिवाइडेड बाई n2 ये ना, ये मेरे लिए इस वाले मीडियम में इतना चलना इज इक्वल टू n2 वाले, n1 वाले में इतना चलना इज इक्वल टू n1 इंटू ये t डिवाइडेड बाई n2, किसके लिए, n2 के हिसाब से बात करेंगे। तो यहां से n1 से n1 उड़ गया आपका, और n2 से n2 उड़ गया है। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, डी टेन थीटा, टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा को मैं सेक थीटा लिख लेता हूं। अब ये लेंथ जो है मेरे
यहाँ की जो लेंथ का चलना, जो ऑप्टिकल लेंथ है वो N2 वाले में इतना चलने के बराबर है। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मेरे लिए अब मैं डेल्टा एक्स अगर निकालने जाऊं, डेल्टा एक्स अगर मैं निकालने जाऊं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा। ठीक भाई साहब, ये वाली लेंथ कौन सी वाली, N1 में चली, किसके इक्विवेलेंट है, N2 में इतना चलने के इक्विवेलेंट है। अच्छा, प्लस अगर आप देखेंगे तो ये इसका N2 का इक्विवेलेंट निकाल दिया, प्लस यहां पे ये चला है आपके लिए D1। ठीक भाई साहब, ओ ये वाले भाई साहब यहां से यहां तक N2 में ही चले हैं, कितने कितने चले हैं, D2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये लेंथ D सेक थीटा है, ये भी आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां पे अपने लिए पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। D1 माइनस D2 की वैल्यू D कॉस थीटा है, तो यहां पे अच्छा D साइन स्क्वायर सेक थीटा, और यहां पे D सेक थीटा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहां पे, यहां पे। तो D सेक थीटा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो D सेक थीटा यहां पे कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे एक टर्म बन जाएगी आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा और -1, और D1 माइनस D2 को मैं क्या डाल सकता हूं, D कॉस थीटा। ठीक भाई साहब, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या हो गई है, D सेक थीटा, और ये वाली हो गई है आपके लिए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस D कॉस थीटा। ओ ये तो खेला खत्म हो गया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉस स्क्वायर है, तो एक सेक थीटा से कट जाएगा सेक थीटा से, और आएगा माइनस D कॉस थीटा प्लस D कॉस थीटा, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे लिए कितनी आ जाएगी भाई, ये तो सॉल्व क्या कर रहा हूं, दोनों का सम 0 ही आ गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो पाथ का डिफरेंस है यहाँ पे, यानी ये डिटेक्टर के पास आके कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब डेल्टा एक्स अगर आपका 0 आ रहा है तो अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा फाई को, डेल्टा फाई इज बेसिकली 2 पाई बाई लेमडा कौन सा वाला, लेमडा 2, यहाँ पे मैं लेमडा 2 सेकंड वाले मीडियम का ले रहा हूं, इनटू डेल्टा एक्स है। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 0 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसको अगर मुझे मैक्सिमा पता करना है तो एल लेमडा 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे 0 है, तो भाई साहब n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग यानी कि मैक्सिमा आपको मिल जाएगा। अब आप ऑप्शंस पे देख लेते हैं, ये वाला देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए कि अच्छा डेल्टा एक्स 0 आ गया है, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब आइए अपन ऑप्शंस पे दोबारा देखते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। मैंने कहा आंसर 0 आया है भैया, डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, विचार बिल्कुल सत्य है। द टू रेज इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, यस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ रही, तो डेफिनेटली मतलब जो डेल्टा एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा 2 आ रहा है, तो बड़ा आसानी से वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब भी मतलब 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा आता है ना, तो फेज डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस आपका तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बी वाला भी सही हो गया। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज डिपेंड्स ऑन n1 बट इंडिपेंडेंट ऑफ n2। अरे भैया फेज डिफरेंस तो हमारा वहां पे 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स आ रहा है, डेल्टा एक्स 0 है तो वो तो 0 आ गया है, बात ही खत्म, तो ये गलत हो गया। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वैनिशेस ओनली फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ d एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कुछ पर्टिकुलर d और थीटा के लिए, ऐसा नहीं है भाई, वो तो d cos थीटा और माइनस d cos थीटा आ गया, दोनों का मतलब 0 ही आ रहा है, वो d और थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो गया है, ए और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे लिए हो गया है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अपन अगले वाले सवाल पे। इस पे थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से कर लेते तो बड़ी आसानी से फिर ऑप्शंस को कमेंट करके आप आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। पीवी डायग्राम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस जिसका गामा आपको दिया हुआ है, फर्स्ट कंप्रेस्ड, कहाँ पे, यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है ए से बी तक, और एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया है स्टेट ए टू बी, एंड देन एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू सी, मतलब बी से सी में वो आइसोथर्मली ले जाया गया है। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे, ये सवाल सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला भी पता होता तो भी बड़ी आसानी से आप कर लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इनिशियल यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ की वॉल्यूम दी हुई है, और ए और बी के बीच में आपके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आप यहाँ की वॉल्यूम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, P1 PA PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से मैं क्या लिख पाऊंगा, प्रेशर एट A इंटू वॉल्यूम एट A
वॉल्यूम एट ए की पावर गामा इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी की पावर गामा। मुझे किसकी तलाश है? वॉल्यूम एट बी की तलाश है यहाँ पे। तो वॉल्यूम एट बी की वैल्यू मेरे लिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? प्रेशर एट ए बाई प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट ए की पावर गामा, है ना। ये वॉल्यूम एट बी की पावर गामा आएगी। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, दोनों साइड अगर अपन 1 बाई गामा बोल दें तो ये खत्म हो जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 1 बाई गामा आ जाएगी, है ना। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो प्रेशर ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे प्रेशर ए आपको 100 दिया गया है किलो पास्कल में और प्रेशर एट बी कितना दिया हुआ है? वो आपको दिया गया है 300 किलो पास्कल। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये वाली वैल्यू 1/3 आ जाएगी। और पावर 1 बाई गामा अगर अपन करेंगे तो गामा अपना है 5/3, तो ऊपर जाके ये 3/5 आ जाएगा। ये 3/5 इंटू जो है वॉल्यूम ऑफ ए हमारे लिए कितनी है? 0.8 यहाँ पे दी गई है। तो 1/3 की पावर 3/5 का मतलब 30/5 इसको अगर अपन 30/5 कर ले तो 0.6 आ गया, मतलब 3/5। और 1/3 की पावर 0.6 को अप्रोक्सीमेटली 0.2 यहाँ पे बोला गया है। तो डाल दो भाई, ये 1/2 बोला गया है, मतलब 0.5 बोला गया, सॉरी। तो 1/2 इंटू 0.8 करिएगा तो ये वैल्यू आपके लिए 0.4 आ रही है। 0.4 यहाँ पे अपना वॉल्यूम आ जाएगा, यानी ये वाला वॉल्यूम 0.4 मीटर क्यूब है और प्रेशर आपका किलो पास्कल में दिया हुआ। पीवी डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि बी और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कुछ एन यहाँ वहाँ पे चेंज हो रहा होगा, कुछ ऐसा गैस के अंदर हुआ होगा जिससे कि एन चेंज हुआ होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना वो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। खैर, उसकी हमें खास यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह से ऑप्शंस हमें पूछे गए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इन प्रोसेस ए टू सी, और भैया टोटल तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें ए से बी में निकालना है। तो ए से बी में वर्क डन हमारे लिए क्या हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो कौन सा प्रोसेस है भाई साहब? ये प्रोसेस है हमारे लिए एडियाबैटिक प्रोसेस है। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, है ना। तो PA VA माइनस PB VB डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक। ये आपका वर्क डन आ जाएगा ए से बी में। तो प्रेशर एट ए अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर एट ए जो है वो 100 इंटू 10 की पावर 3 है, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर 3, और वॉल्यूम है हमारे लिए 0.8। और प्रेशर एट बी की बात करें तो वो होगा आपका 300 इंटू 10 की पावर 3, और वॉल्यूम एट बी अभी अपन ने निकाला है, कितना है हमारे लिए यहाँ पे 0.4 है, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, यानी कि 5/3 माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू हमारे लिए कितनी आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी, यानी 5/3 माइनस 1 जस्ट करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 2/3 आ गई अपने लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 10 की पावर 3 अपन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अपने को जो भी दिया गया है वर्क वो किलो जूल में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपके लिए 100 इंटू 0.8 करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे लिए? यहाँ पे 80 आ जाएगी। और सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू 120 यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2/3, तो 2 यहाँ पे रह जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 120 माइनस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -40 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो -20 इंटू 3 करिएगा तो -60 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 वहां पे है तो इसको अपन किलो जूल लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो वर्क डन यहाँ पे आ रहा है -60 किलो जूल आ रहा है, ठीक भाई साहब। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी 60 किलो जूल, ये विचार सही है भाई साहब। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो गया है हमारे लिए। अब बी से सी का वर्क डन निकाल लेते हैं, और बी से सी का निकाल देंगे तो फिर टोटल भी बता पाएंगे। अब बी से सी के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा प्रोसेस है? वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर अपने को वर्क डन निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है, आइसोथर्मली बी से सी में लेके गए। और तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे तो B से C वाले में वर्क डन को कैसे लिखेंगे अपन? वर्क डन को अपन लिख सकते हैं nRT ln V2 by V1, है ना।
और अगर आप ध्यान से देखें तो एनआरटी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर अपन देखें तो P1 V1 क्या होना चाहिए, एनआरटी के बराबर होना चाहिए, यानी PB यहाँ वाले पॉइंट के लिए लगाएंगे तो PB और VB, यानी कि एनआरटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, PB VB एनआरटी की जगह PB डाल दिया, V2/V1 है। तो PB हमारे लिए कितना है जरा ध्यान से देखते हैं अपन। PB हमारे लिए था कितना, 300 किलो पास्कल, तो 300 इंटू 10⁻³ और ये था 0.4। और यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ln V2/V1 की वैल्यू यहाँ से बड़ी आसानी से पता लग जाए। ये वाला फाइनल वॉल्यूम है जो कि 0.8 है और इनिशियल वाला कितना है, 0.4 है। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये ln2 आ गया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो एक को हटा दीजिए तो ये 120 ln2 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो उसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, किलो जूल में लिखिएगा भाई साहब। तो 120 इंटू ln2, और ln2 की वैल्यू सवाल में दी हुई है, ये आपको कहाँ से पता लगेगी लाला, यहाँ से। तो 0.7 अपने को रखने का बोला गया है, तो यहाँ पे 0.7 डाल देंगे अपन। तो ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो 0 हट गया आपका, 12 7 84 4 84 किलो जूल का यहाँ वर्क डन जो है वो सेकंड वाले प्रोसेस में, यानी कि वर्क डन B से C जाने वाले में यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा। तो एकदम लल्लू सवाल था, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। इसमें वर्क डन आपका प्लस का 84 किलो जूल हुआ है और इसमें वर्क डन आपका -60 किलो जूल हुआ है। तो टोटल वर्क डन तो भाई साहब प्लस का आ जाएगा कितना, इसको 24 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सॉरी ऑप्शन डी देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस सॉरी सी ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस B to C इज 84 किलो जूल। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो गया है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस A से B, B से C, तो ये था भाई साहब -60 और ये था 84 पॉजिटिव। इन्होंने इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया है, मतलब इनको ऐड करिएगा तो कितना आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ये नेगेटिव का वर्क डन था, ये पॉजिटिव का था, तो नेट ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो टोटल वर्क डन तो आपका पॉजिटिव आएगा पर इतना नहीं आएगा, कम आएगा। कि कितना आएगा, 84 - 60 आएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए गलत हो गया है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस C2A। C2A कौन सा प्रोसेस है भाई, C2A अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है, इसमें तो कोई वर्क डन ही नहीं हुआ है, तो 0 वर्क डन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बहुत ही सस्ता था ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन। मतलब ये सवाल ओवरऑल जो है, अगर अपन 4 इन मल्टीपल वाले करेक्ट वाले सवाल हम देखें तो ये सबसे आसान सवाल था। जस्ट आपको वर्क डन निकालना था, कैलकुलेशन करनी थी, और जो सवाल में डेटा दिए गए हैं उसका सही से यूज करते तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को कर जाते। चलिए भाई सब, दैट्स ऑल इन 11 to 14 क्वेश्चंस।